11 आव्या का एक बार फिर पारा चढ़ा। आव्या को भी पता था कि अर्जुन की दादी की उम्र बहुत ज्यादा है और अगर वह पूरी रात यहाँ रही तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए उन्हें समझाने के लिए वह उनके पास जाकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए सर की रगों में अब मेरा खून दौड़ रहा है और मेरे खून में हद से ज्यादा एनर्जी है। जब आप सुबह आएंगी तो वे यहाँ कॉरिडोर में भागते हुए मिलेंगे और आप उन्हें पकड़ भी नहीं पाएंगी, इसलिए आपको भी थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है और आपके घर जाना चाहिए। ये कहकर आव्या अपने दांत दिखा देती है। आव्या की बात सुनकर गीता जी समझ जाती है कि आव्या बस उन्हें घर भेजने के लिए ये सब कह रही है, तो वह भी ज्यादा बहसबाजी करना ठीक नहीं समझती, पर वह अर्जुन से यह कहकर वहां से चली जाती है कि मैं सुबह जल्दी यहाँ जाऊंगी और तुम मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना। गीता जी के जाने के बाद आव्या अर्जुन से कहती है, ठीक है मैं भी चलती हूँ। जब वह जाने लगती है तो अर्जुन उसे पीछे से कहता है, रुको। अब आगे। आव्या अर्जुन के बोलने से रुक जाती है और उसकी तरफ मुड़ के उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। अर्जुन वहां पर मौजूद अपने बॉडीगार्ड्स और समर्थ को इशारा करके वहां से जाने को कहता है। वे लोग समझ जाते हैं कि उनके बॉस को आव्या से कोई पर्सनल बात करनी है। वह उसके एक इशारे पर ही वहां से चले जाते हैं। पर समर्थ वह वहां से नहीं जाता बल्कि सिर्फ जाने की एक्टिंग करता है और एक ऐसी जगह छुप जाता है जहां से अर्जुन और आव्या को वह दिखाई ना दे। वहीं आव्या अर्जुन का मुंह ताक रही थी, पर वह उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये पहली बार था जो अर्जुन किसी को थैंक यू और सॉरी कहने वाला था, इसलिए वह खुद को तैयार कर रहा था। थैंक यू इसलिए क्योंकि उसकी वजह से आज उसके दादू की जान बच गई थी, और सॉरी इसलिए क्योंकि पार्किंग में उसने उसके हाथों को इतना टाइट पकड़ा था कि अभी तक उसकी कलाई पर उसके निशान थे जो कि अर्जुन से छुपे नहीं थे। पर वह ठहरा बचपन से ही एरोगेंट इंसान और सामने उसके लड़की थी। उसने आज तक लड़कियों को कभी सॉरी और थैंक यू तक नहीं कहा था, तो इसलिए उसको ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। वहीं आव्या खड़ी काफी देर से उसका वेट कर रही थी, पर वह था कि कुछ बोलने को ही तैयार नहीं था। अर्जुन हिम्मत कर कहना शुरू करता है, पर वह सीधे से सॉरी और थैंक यू ना कहकर अपनी बात घुमाते हुए कहता है, वो पार्किंग में जब तुमने मेरी गाड़ी को डैमेज किया, उसके बाद जो मैंने तुम पर गुस्सा किया उसके लिए सॉरी, और मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए थैंक यू। ये शब्द तो उसके गले में ही अटक कर रह गए थे, क्योंकि गाड़ी का नाम सुनते ही आव्या उस पर फट पड़ी। वह सोच रही थी कि इस आदमी को अभी भी अपनी गाड़ी के डैमेज होने की और उसको रिपेयर करने के लिए उससे पैसे मांगने की ही चिंता है। वह अर्जुन को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहती है, देखिए मैंने आपकी गाड़ी को गलती से हिट किया था और मुझे पता है कि उसकी रिपेयर के लिए इतने पैसे नहीं लगेंगे, पर हाँ मैं जितने पैसे होंगे उतने वह आपको दे दूंगी। अर्जुन उसे खुद से ऐसे बात करते देख गुस्से में रोकते हुए कहता है, देखो मेरी बात सुनो। पर आव्या ने मन में सोचता कि अर्जुन ने समर्थ और बाकी के बॉडीगार्ड्स को इसलिए भेजा है क्योंकि उनके आगे इसको पैसे मांगने में शर्म आ रही होगी। टीयर्स ऑफ जॉय। पर आव्या उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अर्जुन से बात करने के लिए उसे अपना मुंह थोड़ा ऊंचा करना पड़ रहा था। वह उसके थोड़ा करीब जाकर उंगली दिखाते हुए कहती है, देखिए मिस्टर, पर उसे अभी लग रहा था उसकी आवाज अर्जुन तक कहीं ना पहुंचे, तो वह अपनी एड़ियों को उठा लेती है, पर उसे अब भी उन दोनों में इक्वालिटी नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए वह पास में रखे बेंच के ऊपर चढ़ जाती है। अब वह अर्जुन से भी थोड़ी ऊंची हो गई थी। वह बेंच पर खड़ी होकर अर्जुन से आंखों में आंखें मिलाते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर उसके कंधे पर लगाते हुए कहती है, देखो मिस्टर, आज तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। शुक्र मनाओ कि अगर मैं तुम्हारी गाड़ी को हिट नहीं करती तो आज तुम यहाँ पर खड़े हुए नहीं मिलते। अर्जुन अपने मन में, इसने कैसे मेरी जान बचा ली, वह तो अर्जुन ने खुद के साथ साथ उसकी भी जान बचाई थी, यह अपने आप को इतना क्रेडिट क्यों दे रही है। अर्जुन अब थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें थैंक यू और सॉरी बोलने की सोच रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इन दो चीजों के लिए डिजर्व भी करती हो। जब आव्या ने उसकी बात सुनी तो वह सोच में पड़ गई, अगर थैंक यू और सॉरी ही बोलना था तो सीधे से बोल देता, यह इतनी बातों को क्यों घूम रहा था। वह उसे कुछ कहने को ही होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी यह हालत अर्जुन ने भी देख ली थी। वह उसे बेंच से नीचे गिरती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे संभाल लिया था और अपनी गोद में उठा लिया था। आव्या अभी भी अर्जुन की बाहों में बेहोश थी। अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक के इसे क्या हो गया। वही समर्थ जो उन दोनों को छुपकर देख रहा था, वह आव्या को बेहोश होता देख जल्दी से डॉक्टर को बुला लाता है। तब तक अर्जुन भी उसे एक वार्ड में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। तब तक डॉक्टर भी वहां आ जाता है और वह आव्या को चेक करने लगता है। डॉक्टर उसकी पल्स और बीपी चेक करने के बाद अर्जुन की तरह मुड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है इन्होंने शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से इन्होंने अभी ब्लड डोनेट भी किया है, इसलिए कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गए। अर्जुन उस डॉक्टर की बात सुन गुस्सा होते हुए कहता है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इसने ब्लड डोनेट किया है तो आपको इसे कुछ रिफ्रेशमेंट देनी चाहिए थी।
वह डॉक्टर अर्जुन की बात सुन घबराते हुए कहता है, सॉरी सर, वह हमारा ध्यान आपके दादाजी की कंडीशन की तरफ था तो हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि ब्लड डोनेशन के बाद हमने इन्हें रिफ्रेशमेंट नहीं दी है। आई एम सॉरी सर। अर्जुन डॉक्टर के बार बार सॉरी बोलने से इरिटेट और गुस्सा होते हुए कहता है, डोंट से सॉरी फॉर योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन, वरना मैं तुम्हें फिर से सॉरी बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अब जल्दी से इनके लिए कुछ लाइए। वही समर्थ अर्जुन को देखकर बार बार शॉक हो रहा था, क्योंकि अर्जुन अपने दादा दादी जी के अलावा और किसी की फिक्र नहीं करता था और आज वह किसी लड़की की फिक्र कर रहा था। और यह भी पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहली बार जब वह उसे मेहरा इंडस्ट्री में मिला था और अपने बॉडीगार्ड को उसे सैफ अली घर पहुंचाने के लिए कहा था, और दूसरा आज वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी आव्या को भी थोड़ा होश आने लगता है। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। तभी एक नर्स उसके लिए कुछ खाने को और जूस ले आती हैं। अर्जुन उस ट्रे को देखकर आव्या के सामने रखने को कहता है और आव्या के पास जाकर कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये सब जल्दी से फिनिश करो। आव्या बिना किसी नखरे के वह सब खाने लगती है, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख भी लगी थी। अर्जुन उसे खाना खाते हुए देखकर वहां से चला जाता है। जब वह अपना खाना फिनिश करती है तो वहां से जाने लगती हैं। तभी अर्जुन उसके रूम में आ जाता है। वह उसे जाते हुए देखकर उससे पूछता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? आव्या उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, मेरे घर जा रही हूं और कहाँ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अर्जुन के साइड से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर अर्जुन उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर लेटा देता है। वह उसे देखकर फिर से उठने को होती है तो वह अपना उंगली दिखाते हुए उसे वार्निंग देते हुए कहता है, चुपचाप लेटी रहो, तुमने अभी खाना खाया है और खाना खाते ही कोई तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं आ जाएगी। वैसे तुम्हें कोई और भी तुम्हारे घर तक छोड़ सकता है, पर वह सिर्फ तुम्हें बाहर तक ही छोड़ेगा। पता चला तुम घर के अंदर गई और फिर से बेहोश होकर गिर गई, इसलिए आज रात तुम यही रुकोगी और इसी रूम में रेस्ट करोगी और बिना मेरे पता चले यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर अर्जुन उस रूम से फिर से चला जाता है। आव्या को कुछ समझ नहीं आता कि यह फिक्र करने का कौन सा अजीब तरीका हुआ। वह ये बात उसे आराम से भी और प्यार से भी कह सकता था। वह अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, घमंडी कहीं का, और फिर वही बेड पर आराम से लेट जाती है। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है, क्योंकि वह काफी थक चुकी थी और ये वीआईपी रूम का बेड वैसे भी बहुत कंफर्टेबल था। उसके सोने के कुछ देर बाद अर्जुन फिर आता है और उसे आराम से सोते हुए देखकर अब रिलैक्स हो गया था कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली। वह उसी रूम में रखे काउच पर जाकर बैठ जाता है और उसे निहारने लगता है। आव्या को निहारते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब काउच पर ही सो गया। अब देखते हैं कि अगले दिन इनकी कहानी कुछ आगे बढ़ती है या नहीं। टू बी कंटिन्यू। प्लीज सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 12 पीसफुल स्लीप। ये कहकर अर्जुन उस रूम से फिर से चला जाता है। आव्या को कुछ समझ नहीं आता कि यह फिक्र करने का कौन सा अजीब तरीका हुआ। वह ये बात उसे आराम से भी और प्यार से भी कह सकता था। वह अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, घमंडी कहीं का, और फिर वही बेड पर आराम से लेट जाती है। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है, क्योंकि वह काफी थक चुकी थी और ये वीआईपी रूम का बेड वैसे भी बहुत कंफर्टेबल था। उसके सोने के कुछ देर बाद अर्जुन फिर आता है और उसे आराम से सोते हुए देखकर अब रिलैक्स हो गया था कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली। वह उसी रूम में रखे काउच पर जाकर बैठ जाता है और उसे निहारने लगता है। आव्या को निहारते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब काउच पर ही सो गया। अब आगे। अर्जुन को अभी सोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी, पर वह उस छोटे से काउच पर फिट नहीं हो पा रहा था। कुछ उसके हाथ में भी काफी पेन था। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन तो दे दी थी, पर अभी उसका असर नहीं हुआ था। काउच पर थोड़ी देर कसमसाने के बाद अर्जुन की नींद खुलती है तो उसकी आंखों में हल्की सी खुमारी होती है। ये सब उन मेडिसिन का असर था जो डॉक्टर ने उसे दी थी ताकि वह अच्छे से अपनी नींद ले सकें, पर काउच पर उसे रिलैक्स फील नहीं हो रहा था। वह अपनी हल्की सी आंखें खोलता है और सामने लेटी हुई आव्या को देखता है। वह वहां से खड़ा होता है और जाकर आव्या के पास लेट जाता है। ये सिंगल बेड था, इसलिए उन दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। अर्जुन के वहां लेटते ही आव्या भी उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और नींद में ही उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती हैं। उसके ऐसा करते ही अर्जुन भी अपना एक हाथ उसके ऊपर डाल देता है। ये वही हाथ था जिस पर अर्जुन को चोट लगी हुई थी। इस वक्त रूम का टेम्परेचर काफी लो था, पर अर्जुन के सीने से लगने के बाद अब आव्या को काफी वार्म फील हो रहा था। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी रात सुकून से सो जाते हैं। सुबह के 8 बजे बज चुके थे, पर वे अभी भी आराम से सो रहे थे। तभी उसे रूम में समर्थ आ जाता है। समर्थ रात को ही अपने घर वापस चला गया था।
वह सुबह तैयार होकर 8 बजे ही हॉस्पिटल आया था। उसे पता था कि आव्या इस वार्ड में है, पर उसे अर्जुन कहीं नहीं मिल रहा था। पर वह जैसे उस रूम में एंटर करता है तो आव्या और अर्जुन को एक दूसरे की बाहों में और इतना चिपक कर सोते देखकर एक बार को उसे चक्कर ही आने लगते हैं। समर्थ को आव्या का तो पता नहीं, पर अर्जुन को कभी किसी लड़की के इतने पास नहीं देखा था। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे कि कहीं इन दोनों के बीच रात को कुछ हुआ तो नहीं है। यही सोचते सोचते वह अपना फोन निकालता है और उन दोनों की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अर्जुन की दादी का एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर था, जो अर्जुन की ज्यादातर खबरें उसकी दादी तक पहुंचाता था। वह उन दोनों की फोटो क्लिक करके जल्दी से वहां से निकल जाता है, क्योंकि अर्जुन के दादाजी को आईसीयू से अब वार्ड में शिफ्ट करने वाले थे और अर्जुन तो आराम से सो रहा था, इसलिए उसे ही यह सब काम देखने थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद आव्या की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। जब वह अपनी आंखें मसल के देखती है तो इस वक्त वह अर्जुन के सीने से लगी सो रही थी और उसकी शर्ट को भी कसकर पकड़ रखा था। ऊपर से अर्जुन ने उसके ऊपर अपना हाथ डाल रखा था। ये देखकर वह उसकी शर्ट को छोड़ती है और एकदम से खड़ी हो जाती हैं। अर्जुन को अपने इतने नजदीक देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बेड से नीचे धक्का देकर गिरा देती है। नीचे गिरते ही अर्जुन के हाथ में जोरों का दर्द होता है। वह अपना हाथ पकड़कर आव्या की तरफ देखता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। आव्या को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अभी भी बेड के ऊपर बैठी थी और उसे इस तरह घूर रही थी जैसे अभी उसे निगल जाएगी। अर्जुन उसे गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या कर रही हो ये पागल लड़की। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन का इतना बोलना ही आव्या के गुस्से में आग में घी डालने का काम करता है। आव्या उसकी बात सुन गुस्सा होते हुए बेड से नीचे उतरती है और अर्जुन के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसकी कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे पागल कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रात को मेरे पास सोने की, और वह भी इतना चिपक के? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन को उसका खुद से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और ऊपर से उसने उसकी कॉलर तक पकड़ रखी थी। वह गुस्से से एक ही हाथ से उसके दोनों हाथों को झटक देता है। उसके ऐसा करते ही आव्या भी अपना कंट्रोल खो देती है और उसके चेस्ट पर अपने नाजुक हाथों से मारने लगती है। पर अर्जुन पर उसके मारने का कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन उसके ऐसा करने पर अपनी आई रोल करता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है और एक झटके से खड़ा होकर बैठ जाता है। वह उसकी कमर को इसलिए पकड़ता है ताकि उसके ऐसा करने पर वह गिरे नहीं। उसके ऐसा करते ही आव्या उसकी गोद में ऐसे बैठी थी मानो कोई छोटा बच्चा बैठा हो, और उसके ऐसा करने से उन दोनों के चेहरे भी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अर्जुन आव्या के दोनों हाथ पकड़ पीछे करते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। यह शायद किसी गलत मेडिसिन की वजह से हुआ है जिससे मुझे होश नहीं था और मैं तुम्हारे पास आकर सो गया। बस इतना ही हुआ है हमारे बीच, और इसके आगे अपने छोटे से दिमाग में कुछ भी सोचने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए वह आव्या को अपनी गोद में उठा बेड पर बिठा देता है और वहां से बिना उसकी कोई बात सुने वहां से निकल जाता है। जैसे ही अर्जुन बाहर आता है सामने ही उसे समर्थ दिखता है। समर्थ को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह अर्जुन का ही वेट कर रहा हो। उसका तो मन ये भी पूछने को भी कर रहा था कि कल रात उसके और आव्या के बीच में क्या क्या हुआ है, पर वह अपने मन की बात मन में ही रख लेता है। वही अर्जुन बाहर आते ही समर्थ से पूछता है, दादू को होश आ गया? उद्धरण चिन्ह। तो समर्थ उसे कहता है, नहीं सर अभी तक नहीं आया, पर डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। समर्थ की बात सुन अर्जुन अपने दादाजी के वार्ड में चला जाता है और समर्थ को यह इंस्ट्रक्शन देता है कि आव्या को उसके घर पहुंचा दे। समर्थ एक बॉडीगार्ड को आव्या को उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दे देता है। जैसे ही वह बॉडीगार्ड उस रूम में जाता है और आव्या को रिक्वेस्ट करता है कि मैं आप मेरे साथ चलिए, सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। तो आव्या उस बॉडीगार्ड को घूर कर देखते हुए कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। पर वह बॉडीगार्ड उसकी बात ना मानते हुए कहता है, पर मैम सर ने मुझे ये काम दिया है, अगर मैं आपको घर नहीं छोड़कर आया तो सर मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। प्लीज मैम आप मेरे साथ ही चलिए। आव्या को पता था कि यह बॉडीगार्ड अपनी नौकरी के लिए ही सब कुछ कर रहा है और उसे पता था कि यह बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही नौकरी से निकाल देते हैं, इसलिए उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। वह बॉडीगार्ड उसे उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। इधर अर्जुन के दादाजी को भी होश आ चुका था। जब अर्जुन उनके पास जाता है तो वह सबसे पहले अर्जुन से यही पूछते हैं कि बेटा वह बच्ची कैसी है, उसे तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। अर्जुन के दादाजी को आव्या की चिंता इसलिए थी क्योंकि वहां पर सब तरफ से गन चल रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं आव्या को कुछ ना हुआ हो। अर्जुन उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि नहीं दादू वह बिल्कुल ठीक है।
तभी पीछे से अर्जुन की दादी आ जाती है जो कि अभी हॉस्पिटल आई ही थी और उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वह उनके पास आते हुए कहती है, सिर्फ ठीक नहीं है, बल्कि उसकी वजह से ही आपकी जान बची है। उसे बच्ची ने ही अपना खून देकर आपको बचाया है, वरना आपको तो बड़ा हीरो बनने का शौक चढ़ा था ना। तो देखते हैं कि आगे आव्या और अर्जुन की मुलाकातों का सफर कैसा रहता है। टू बी कंटिन्यू। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 13 गीता जी की आखिरी इच्छा। इधर अर्जुन के दादाजी को भी होश आ चुका था। जब अर्जुन उनके पास जाता है तो वह सबसे पहले अर्जुन से यही पूछते हैं कि बेटा वह बच्ची कैसी है, उसे तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। अर्जुन के दादाजी को आव्या की चिंता इसलिए थी क्योंकि वहां पर सब तरफ से गन चल रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं आव्या को कुछ ना हुआ हो। अर्जुन उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि नहीं दादू, वह बिल्कुल ठीक है। तभी पीछे से अर्जुन की दादी आ जाती है जो कि अभी हॉस्पिटल आई ही थी और उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वह उनके पास आते हुए कहती है, सिर्फ ठीक नहीं है, बल्कि उसकी वजह से ही आपकी जान बची है। उसे बच्ची ने ही अपना खून देकर आपको बचाया है, वरना आपको तो बड़ा हीरो बनने का शौक चढ़ा था ना। अब आगे। गीता जी की आवाज सुनकर सागर जी कहते हैं, श्रीमती जी आप यहाँ पर। गीता जी चिढ़ते हुए उनसे कहती हैं, तो आप और किसकी उम्मीद कर रहे थे मेरे अलावा। यहाँ सागर जी मन में बुदाते हैं, एक तो संभाल नहीं रही, दूसरी की कहाँ से उम्मीद करूंगा। गीता जी उनसे पूछती हैं, आपने कुछ कहा। सागर जी उनसे कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आपके आगे थोड़ी ना मैं कुछ कह सकता हूँ। गीता जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, फायदे में ही रहेंगे, अगर आप मेरे आगे कुछ ना ही कहे तो। आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। सागर जी खुश होते हुए कहते हैं, आपको मेरी फिक्र हो रही थी क्या सच में। गीता जी उदास होते हुए कहती हैं, और नहीं तो क्या, आप मेरे पति हैं, मेरे सुहाग हैं, मेरे मान के सिंदूर हैं। सागर जी उनकी भरी हुई मांग की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ हाँ, यही 1 किलोमीटर तक भरी हुई मांग ही तो मुझे मरने नहीं दे रही। शुक्रिया आपका। तभी अर्जुन उनके बीच में पिंगते हुए कहता है, दादू दादी बस कीजिए, आप कितना लड़ेंगे, और दादू आपको इतना नहीं बोलना है, आप अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं। तभी गीता जी अर्जुन को अपने पास बिठाते हुए उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा अर्जुन, आज तो तेरे दादाजी बच गए, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाती। ये कहकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वही बेड पर लेटे हुए सागर जी अपनी पत्नी जी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही है। अर्जुन अपनी दादी को समझाते हुए कहता है, दादी आप फिक्र मत कीजिए, दादाजी अब बिल्कुल ठीक है। पर गीता जी आवाज कुछ कपकपाने लगी थी। वे अपनी कपकपाती आवाज में कहती है, बेटा तुम्हारे दादाजी तो ठीक हैं, पर मुझे लग रहा है अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है। मुझे कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले और मैं अपने पोते की बहू को देखकर आराम से स्वर्गवासी हो जाऊं। अर्जुन थोड़ी चिंता करते हुए कहता है, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी दादी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता डॉक्टर भी अब मुझे बचा सकते हैं, मुझे लगता है मेरे अब दिन नजदीक आ चुके हैं, तू बस शादी कर ले, मैं तेरा परिवार बसते हुए देखना चाहती हूँ। अर्जुन उन्हें रोकते हुए कहता है, दादी यह शादी की रट मत लगाए, अभी आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, आप आराम से बैठिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। गायत्री जी उसके पीछे पीछे चलकर उसे रोकने की कोशिश करती है और जोर से अर्जुन चिल्ला के बेहोश होकर गिर जाती हैं। अर्जुन जब अपनी दादी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही हाल सागर जी का था, वह चाहे कितना ही उनसे लड़े पर वह उनसे प्यार बहुत करते थे। अर्जुन उनको अपनी गोद में उठाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और उन्हें चेक करने लगते हैं। अर्जुन की दादी इस वक्त आईसीयू में थी। अर्जुन वही बाहर अपनी दादी के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वही सागर जी भी इस वक्त काफी चिंता में थे, वह तो बाहर जाकर ये देख भी नहीं सकते थे कि आखिर गीता जी कैसी हैं। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है और अर्जुन से कहता है, देखिए सर, आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है, मुझे लगता है उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वह सिर्फ 2 दिन की ही मेहमान है। वह बार बार सिर्फ यही कह रही है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आप जितनी जल्दी हो सके उनकी जो भी आखिरी इच्छा है। लगता है उनकी कोई इच्छा है जो अधूरी है, इसलिए उन्होंने अपनी जीने की इच्छा ही छोड़ दी हो। जो भी उनकी इच्छा है उसे पूरी करने की कोशिश कीजिए। क्या पता उससे उनकी तबीयत भी सुधर जाए। पर इसके चांस सिर्फ 30% ही हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। अर्जुन थोड़ी चिंता करते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मैं अपनी दादी से मिल सकता हूँ। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, पर आप ज्यादा देर तक उनसे बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही मिल सकते हैं आप उनसे।
ये कहकर वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। अर्जुन जब अपनी दादी के पास जाता है तो उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अर्जुन से अपनी दादी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अर्जुन अपने दादा दादी दोनों को ही बहुत प्यार करता था, पर सबसे ज्यादा वह प्यार अपनी दादी से करता था, क्योंकि उन्होंने ही उसे माँ का प्यार दिया था। अर्जुन अपनी दादी के पास जाकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, दादी आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। अर्जुन की दादी अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाकर धीरे से और दबी आवाज में अर्जुन से कहती है, बेटा मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करता है? तू शादी करके अपना घर बसा ले। अर्जुन को उनकी बात सुनकर डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर आप उनकी इच्छा पूरी कर देंगे तो क्या पता उनकी तबीयत ठीक भी हो जाए और उनके अंदर जीने की इच्छा भी आ जाए। अर्जुन अपनी दादी से कहता है, ठीक है दादी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी दादी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वह अर्जुन के चेहरे पर अपना कपकपाता हाथ रखते हुए कहती है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है, तू उससे शादी करेगा ना? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन अपनी दादी की बात का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है दादी, आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी करूंगा, बस आप ठीक हो जाए। अर्जुन की दादी कहती है, बेटा मुझे वह लड़की आव्या बहुत अच्छी लगी तेरे लिए, तू उसी से शादी कर ले। अर्जुन अपनी दादी की बात सुनकर हैरान हो जाता है कि एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू किया कि उसकी दादी आव्या से शादी करने के लिए कह रही हैं। अर्जुन को अपने ख्यालों में खोया देख गीता जी कहती हैं, बेटा मैंने ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किया, वह लड़की सच में तेरे लिए बहुत अच्छी है। अर्जुन अपनी दादी से कहता है, पर दादी वह मुझे नहीं जानती और मैं भी उसे नहीं जानता, और वह क्यों मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगी? उसकी दादी अर्जुन की बात सुनकर कहती है, तू एक बार कोशिश तो करके देख बेटा, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि तू उससे शादी कर ले। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए गीता जी की आंखें बंद होने लगती हैं। अर्जुन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर उसकी दादी को चेक करते हुए कहता है, देखिए उनकी हालत बिगड़ रही है, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। फिर वह डॉक्टर अर्जुन को वहां से बाहर भेज देता है। क्या होगा अर्जुन का अगला फैसला, क्या वह करेगा आव्या से शादी? टू बी कंटिन्यू। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 14 अर्जुन की बेचैनी। अर्जुन अपनी दादी की बात सुनकर हैरान हो जाता है कि एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू किया कि उसकी दादी आव्या से शादी करने के लिए कह रही हैं। अर्जुन को अपने ख्यालों में खोया देख गीता जी कहती हैं, बेटा मैंने ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किया, वह लड़की सच में तेरे लिए बहुत अच्छी है। अर्जुन अपनी दादी से कहता है, पर दादी वह मुझे नहीं जानती और मैं भी उसे नहीं जानता, और वह क्यों मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगी? उसकी दादी अर्जुन की बात सुनकर कहती है, तू एक बार कोशिश तो करके देख बेटा, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि तू उससे शादी कर ले। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए गीता जी की आंखें बंद होने लगती हैं। अर्जुन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर उसकी दादी को चेक करते हुए कहता है, देखिए उनकी हालत बिगड़ रही है, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। फिर वह डॉक्टर अर्जुन को वहां से बाहर भेज देता है। अब आगे अर्जुन अपनी दादी से मिलकर सीधा वहां से पार्किंग में जाता है। उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे आते हैं तो वह उन्हें रोक देता है और खुद गाड़ी ड्राइव करके कहीं चला जाता है। अर्जुन के वहां से जाने के बाद समर्थ अर्जुन की दादी के पास जाता है। अर्जुन की दादी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह अर्जुन की दादी के पास जाकर धीरे से कहता है, दादी बॉस गए। उसकी बात सुनकर गीता जी अपने आंखें खोलती है और आराम से बेड पर बैठ जाती है और कहती हैं, ध्यान रखना कहीं वह वापस ना आ जाए, और उसके आते ही सबसे पहले मुझे बता देना और मेरे लिए जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, मैं तब तक तुम्हारे दादाजी से मिलकर आती हूँ। ये कहकर वे अर्जुन के दादाजी के रूम में चली जाती हैं। जब वे अर्जुन के दादाजी के पास जाती है तो वह उन्हें गुस्से में घूरकर देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समर्थ ने सब कुछ बता दिया था। असल में ये सब कुछ गीता जी का ड्रामा था, अर्जुन को शादी के लिए मनाने के लिए। गीता जी सागर जी से कहती हैं, यह मुंह बनाना बंद कीजिए, अर्जुन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। उद्धरण चिन्ह। गीता जी के ये कहते ही सागर जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में? फिर वह अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, पर उसने आज तक मेरी तो कोई बात नहीं मानी, तुम्हारी बहुत जल्दी मान ली। और तुमने अपने प्लान में मुझे शामिल क्यों नहीं किया? मैं तो कितना डर गया था कि सच में तुम्हें कुछ होना चाहिए। तो गीता जी कहती है, तो आप उसके आगे बहुत बार नौटंकी कर चुके थे, इसीलिए वह आपको पहचान चुका था कि आप उसके आगे ढोंग करते रहते हो। मैंने ये दिन इसीलिए बचा के रखा था कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तो ही मैं अर्जुन को उससे शादी करवाने के लिए कुछ ऐसा ही करूंगी। अगर मैं भी आपकी तरह रोज रोज हार्ट अटैक या किसी भी चीज को लेकर ड्रामा करती तो वह मेरी बात भी नहीं मानता।
और रही बात आपको ना बताने की, तो अगर आप मेरे प्लान में शामिल होते तो अपनी ओवर एक्टिंग करके आप अर्जुन को पहले ही हिंट दे देते। सागर जी कौन की आखिरी लाइन सुनकर गुस्सा आता है। फिर सागर जी थोड़ा कंफ्यूजन में गीता जी से पूछते हैं, पर कौन है वह लड़की जिसके लिए तुमने अर्जुन को मनाया है? तो गीता जी कहती है, अरे आव्या, उसी से शादी करने के लिए मैंने अर्जुन को मना लिया है। उद्धरण चिन्ह। सागर जी कहते हैं, कौन आव्या? तो गीता जी कहती हैं, अरे वही लड़की जिसने आपको बचाया है। सागर जी हैरान होते हुए कहते हैं, पर तुम्हें लगता है कि अर्जुन उससे शादी करेगा, और क्या वह भी अर्जुन से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? गीता जी सागर जी के पास बैठते हुए कहती हैं, वह अर्जुन जाने कि वह कैसे भी उसे मनाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उन दोनों की एक बार शादी हो जाए, मुझे पता है वह दोनों एक परफेक्ट जोड़ा ही बनेंगे। पर सागर जी को अभी भी शक था, तो उनके शक को दूर करने के लिए गीता जी उनकी पहली मुलाकात से लेकर कल रात तक की सारी बातें सागर जी को बता देती हैं। ये सारी बातें गीता जी को समर्थ ने ही बताई थी कि किस तरह से अर्जुन ने शुरुआत के दिन से ही आव्या की फिक्र करता है, और वह सारी फोटोज जो उन दोनों की साथ में कल रात सोते हुए की थी, वह भी उसने गीता जी के पास ही सेंड की थी। गीता जी वह फोटो सागर जी को दिखाते हुए कहती हैं, ये देखिए आपके पोते के काम, क्या अभी भी आपको शक है कि वह इस लड़की से शादी नहीं करेगा? सागर जी की गीता जी से थोड़ा नाराज होते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे पोते और हमारे होने वाली बहू की ऐसी तस्वीर हमें दिखाते हुए? ये उन दोनों की निजी तस्वीरें हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर गीता जी अपना मुंह बना लेती हैं, तो सागर जी हंसने लग जाते हैं, तो साथ में वह भी उनके साथ हंसने लग जाती हैं। तब तक वह डॉक्टर जिन्होंने गीता जी को चेक किया था और समर्थ भी वहां आ जाते हैं। समर्थ गीता जी को देखते हुए कहता है, दादी मैंने नीचे बॉडीगार्ड को कह दिया है कि जैसे ही सर आए तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बता दें। वही वह डॉक्टर गीता जी की तरफ रुख करते हुए कहता है, देखिए मैम, अगर सर को थोड़ा सा भी शक हुआ कि मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो वह मुझे इस अस्पताल से निकाल भी सकते और मेरा लाइसेंस भी रद्द करवा सकते हैं। गीता जी उस डॉक्टर को आश्वासन देते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इतनी परफेक्ट एक्टिंग करूंगी कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। वह तो मैं जवानी के दिनों में एक्टिंग लाइन में गई ही नहीं, नहीं तो मेरा भी बहुत नाम होता। फिर वे समर्थ से कहती हैं, पर अर्जुन को कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा, और मैं ये सब कुछ उसके दिल को किसी के साथ जोड़ने के लिए ही कर रही हूँ। समर्थ गीता जी से कहता है, पर दादी आव्या को तो सर की सेक्रेटरी की जॉब भी मिल गई थी, क्या पता कुछ दिन पास रहने से उन्हें उससे प्यार ही हो जाता और वह खुद ही शादी कर लेते। गीता जी समर्थ को समझाते हुए कहती है, मुझे मेरे अर्जुन का पता है, अगर उसे उससे प्यार भी हो जाता तो वह कभी भी आगे से उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, और ना ही वह कभी शादी के लिए जल्दी से मानता, क्योंकि उसके माँ बाप की वजह से उसकी शादी पर से भरोसा ही उठ चुका है। मैं तो बस एक अच्छी सी लड़की की तलाश में थी, और वह तलाश मेरी आव्या पर आकर ही खत्म हो गई। उद्धरण चिन्ह। गीता जी ने आव्या की सारी जानकारियां निकलवा ली थी कि वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी होने के बावजूद भी उसका व्यवहार कैसा है। गीता जी को आव्या के बारे में बहुत कुछ पता लगा था कि किस तरह अनाथ आश्रम में अपनी आधी सैलरी देती है और वहां के बच्चों को भी वह कितना प्यार करती हैं। आव्या की यही अदा उनको भा गई थी, और उन्होंने तभी यह फैसला कर लिया था कि वह आव्या को ही अर्जुन की जिंदगी में लाएंगी। वही अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़ा था, वह वहां खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था। वह वैसे तो ज्यादा स्मोकिंग नहीं करता था, पर जब वह किसी बात के लिए हद से ज्यादा परेशान होता था, तभी वह स्मोकिंग करता था। उसके पास एक फोन आता है और वह फोन पर बात करके गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। आखिर क्या चल रहा है अर्जुन के मन में, और क्या होगा उसका अगला कदम? टू बी कंटिन्यू। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 15 मुझसे शादी कर लो। अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़ा था, वह वहां खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था। वह वैसे तो ज्यादा स्मोकिंग नहीं करता था, पर जब वह किसी बात के लिए हद से ज्यादा परेशान होता था, तभी वह स्मोकिंग करता था। उसके पास एक फोन आता है और वह फोन पर बात करके गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब आगे। अर्जुन इस वक्त आव्या की बिल्डिंग के आगे खड़ा था। वह एक गहरी सांस लेता है और आव्या के फ्लैट की तरफ चल देता है। आव्या के फ्लैट के पास जाकर वह डोर को नॉक करता है। इस वक्त शाम के 7 ही बज रहे थे। आव्या को लगता है कि शायद ये श्रुति है, क्योंकि वह ज्यादातर इस टाइम पर उसके पास आ जाती थी। आव्या ने इस वक्त अपना नाइट सूट पहन रखा था, क्योंकि उसे कहीं बाहर तो जाना नहीं था, और वह आज पूरे दिन के बाद रिलैक्स ही करना चाहती थी। वह जैसे ही गेट खोलती हैं तो सामने उसे अर्जुन दिखता है, पर अर्जुन ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, वह इसलिए क्योंकि वह एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन था और वह कहीं भी ऐसे नहीं घूम सकता था। पर आव्या ने उसे मास्क पहनने के बावजूद भी पहचान लिया था।
वह अपनी आंखें छोटी करके अर्जुन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन तो जब से ही उसकी नाइट सूट में क्यूटनेस ही देख रहा था। फिर आव्या के बोलने पर वह होश में आता है और अर्जुन उसे अपने हाथ से धकेलते हुए कहता है, पहले मुझे अंदर आने दो, तुम्हें इतना भी नहीं पता मेहमानों को दरवाजे पर खड़ा नहीं रखते हैं। आव्या भी कुछ काम नहीं थी, वह भी पीछे से जवाब देती है, मेहमान आप जैसे हो तो उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। पर अर्जुन उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर जाकर बैठ जाता है और पूरे घर को देखते हुए कहता है, वैसे काफी अच्छे से सजा रखा है तुमने अपने घर को। आव्या अपने हाथ क्रॉस करके खड़े खंगे ही कहती है, आपकी तारीफ हो गई हो तो आप बताएंगे आप किस काम से आए हैं? अर्जुन उसे कहता है, पहले बैठो फिर बात करते हैं। आव्या उसकी बात सुनते हुए पास वाले सोफे पर उसके सामने बैठ जाती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात आव्या से कैसे शुरू करें, क्योंकि उसे पता था कि आव्या उसकी बात सुनकर ज्यादा खुश होने वाली नहीं है। अर्जुन अपनी बात शुरू करते हुए कहता है, देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अर्जुन की बात सुनकर आव्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए कहती हैं, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे शादी करूंगी, ऐसा क्या खास है आप में? अर्जुन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में तुमसे शादी करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी दादी चाहती है। आव्या को कुछ समझ नहीं आता, वह कहती है, देखिए आप अपनी दादी से कह दीजिए कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अर्जुन को आव्या की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, देखो अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो जिस अनाथ आश्रम में तुम डोनेशन देती हो मैं उस अनाथ आश्रम के सभी बच्चों की पढ़ाई वगैरह का खर्चा उठाऊंगा, और जिस लड़के के पैर के ऑपरेशन के लिए तुम पैसे इकट्ठे कर रही हो मैं उसका ऑपरेशन भी करवा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आव्या अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, और अगर फिर भी ना करूं तो मैं आपसे शादी। अर्जुन अब तक अपना कंट्रोल खो चुका था। वह आव्या को गुस्से से खड़े होते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं उस अनाथ आश्रम को ही बंद करवा दूंगा और वहां के सब बच्चे बेघर हो जाएंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। आव्या भी अब तक गुस्से में आ चुकी थी, वह भी खड़ी हो जाती और कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन उसे वार्निंग देते हुए कहता है, तुम अर्जुन सिंघानिया पर शक कर रही हो। आव्या उसकी बात सुनकर शांत हो जाती हैं और थोड़ी रोनी सूरत बनाते हुए कहती हैं, आप जैसे बड़े इंसान मुझ जैसी अनाथ लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? आप तो किसी से भी शादी कर सकते हैं ना, फिर मैं ही क्यों? मुझे कोई वैलिड रीजन चाहिए। अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और आव्या से कहता है, मेरी दादी को आज हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी जो भी इच्छा है वह पूरी करूं, उससे उनकी तबीयत में सुधार भी आ सकता है, और मेरी दादी ने कहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। आव्या थोड़ा चौंकते हुए कहती है, क्या आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है? तो अर्जुन उसे कहता है, हाँ देखो अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहती हो कि अनाथ आश्रम में पल रहे बच्चों का भविष्य अच्छा हो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। तो आव्या अर्जुन को एक स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो अर्जुन उसे कहता है, कौन सी शर्तें? आव्या कहती हैं, पहली बात तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करूंगी जैसे कि आप बड़े लोग करते हैं, और बाकी की शर्तें मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे दूंगी। अर्जुन, ठीक है, मैं भी वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहता। आव्या अर्जुन से कहती है, तो ठीक है आप अब यहाँ से जा सकते हैं। पर अर्जुन का वहां से बिना आव्या को लिए जाने का कोई इरादा नहीं था। वह आव्या से कहता है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कल ही शादी कर रहे हैं। आव्या चौंकते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, एक ही दिन में शादी थोड़ी ना होती है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, पता नहीं क्या क्या रस्में होती है, इतना तो मुझे भी पता है। अर्जुन उसे कहता है, तुम उस बात की चिंता मत करो, वह मैं अपने आप अरेंज कर दूंगा, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। अर्जुन को ये बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आव्या उसकी बात इतनी जल्दी मान गई है, इसलिए वह उसे अपने हाथों से अब जाने नहीं देना चाहता था। वहीं आव्या उसकी बात आसानी से मान तो गई थी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि अनाथ आश्रम के बच्चों का भविष्य सुधर जाए। वह अर्जुन से कहती हैं, ठीक है, पर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह रूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज कर अपना सामान पैक कर अर्जुन के पास आ जाती है। फिर वह दोनों साथ ही घर से निकल जाते हैं। आव्या वहां से जाते हुए अपने घर को देखती हैं तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अर्जुन ने भी यह महसूस कर लिया था कि आव्या ने ये घर अपनी मेहनत से खरीदा था और इसे अपनी मेहनत से ही सजाया था, तो ये घर इसके लिए बहुत अनमोल भी है। वह आव्या के पास आकर कहता है, तुम जब चाहे अपने घर आ सकती हो, अब चल यहाँ से। फिर अर्जुन आगे और आव्या उसके पीछे चलने लगती हैं। अर्जुन सबसे पहले आव्या को अपनी दादी से मिलाने के लिए ही ले जाता है। उसने रास्ते में ही समर्थ को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह आव्या को लेकर आ रहा है और दादी को ये बात बता दे कि उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी है।
असल में अर्जुन चाहता था कि दादी को जितनी जल्दी यह बात पता चले उतनी ही जल्दी वे ठीक भी हो जाएं। वही दादी अपनी एक्टिंग में फिर से आ जाती हैं। अर्जुन आव्या को अपने साथ लेकर दादी के पास ही चला जाता है। तो कैसी रहेगी इनकी शादी वह तो वक्त ही बताएगा। टू बी कंटिन्यू। प्लीज सब्सक्राइब कमेंट लाइक करो फोल्डेड हैंड्स।